बड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें चर्चा के लिए चाहकर भी कुछ और विषय पर हम चर्चा नहीं कर पाते। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर, तकरीबन 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर आकार ले पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नरेंद्र मोदी की केंद्र में मौजूद सरकार की इच्छा शक्ति के फलीभूत होकर हजारों राम भक्तों ने अपने अपने स्तर पर इसमें आहुति दी। लाखों राम भक्तों ने श्रम किया। कार सेवा के आह्वान पर जब जब विश्व हिंदू परिषद बुलाती थी, देश भर से लाखों कार सेवक सब कुछ छोड़कर अयोध्या चले आते थे। इच्छा थी कि जिस राम के हवाले उनकी जिंदगी है, उस राम के प्राकट्य स्थल पर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल पर एक ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। 2020 में काम शुरू हुआ और होते होते 2024 में प्रभु श्री राम का मंदिर लोकार्पित भी हो गया। अयोध्या का भी कायाकल्प हुआ। 7 पुरियों में गिनी जाती अयोध्या, उस अयोध्या को भव्य स्वरूप देने के लिए यथासंभव प्रयत्न किए गए। स्वरूप भी बदलता जा रहा था। लाखों लोग हर महीने अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे। हर तरफ विस्तार दिख रहा, पर विस्तार के इस बीच में ही अचानक ग्रहण सा लगता हुआ महसूस हुआ जब खबर आई कि जिस राम मंदिर के निर्माण का पूरा कायाकल्प चल रहा है, पूरी प्रक्रिया चल रही है और उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस भावना के तहत लाखों राम भक्त यथासंभव अपना योगदान यहां पर दे रहे हैं, उस पर कुछ लोग हाथ साफ कर दे रहे हैं। वह लोग साफ कर दे रहे हैं जो सेवादार के तौर पर मंदिर में जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि हम सेवा करने के लिए यहां पर हैं, पर वहां के मेवा को लूटने में लग गए। पहली शिकायत समाजवादी पार्टी के नेता ने की तो उसको इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इनका तो काम ही हिंदू धर्म को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना है, राम मंदिर को बदनाम करना है। पर बाद में इस सुर में कुछ भाजपा के नेताओं के सुर भी मिल गए, कुछ तथ्य भी सामने आने लगे। तो ट्रस्ट के महासचिव थे अभी तक चंपत राय जी, वो एक वीडियो के माध्यम से सफाई दिए, ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। लेकिन हर तरफ से आवाज आ रही है। इस आवाज को अनसुना करना सरकार के लिए भी संभव नहीं रहा और ट्रस्ट के लिए भी संभव नहीं रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी विषय को संज्ञान में लिया और इसके संदर्भ में तफ्तीश की। आखिरकार सो कॉल्ड ट्रस्ट के आग्रह पर राज्य सरकार के द्वारा एक एसआईटी का गठन कर दिया गया, 3 सदस्य, जिसमें 3 बड़े अधिकारी शामिल थे। उनके द्वारा इसके संदर्भ में तफ्तीश शुरू हुई। तब तक खबरें आने लगी कि जो व्यवस्था में जुड़े हुए उनके घर से इतने लाख, दूसरे के घर से इतने लाख रुपए बरामद हो रहे हैं, ये माल गायब है, वो माल गायब है, इसका पता नहीं है, उसका पता नहीं है। भाजपा से जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि यह अयोध्या को बदनाम करने की साजिश, राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश। पर होते होते मामला बढ़ता चला गया और आखिरकार कल खबर आई कि राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर के अंतर्गत यह बताया कि एसआईटी ने कुछ तथ्य निकाले हैं और उन तथ्यों को देखते हुए 8 लोगों के संदर्भ में रिपोर्ट की जाती है साक्ष्य के आधार पर और आग्रह किया जाता है कि इसकी विस्तृत जांच की जाए और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन 8 लोगों में 4 या 5 लोग तो ऐसे हैं जो सीधे ट्रस्टी के साथ सीधे संबंध में हैं, उनके बेहद विश्वास पात्र, उनके रिश्तेदार, नातेदार या व्यक्तिगत सहायक की भूमिका में। जब से ये एफआईआर हुई तब से ये आवाज आने लगी कि चल क्या रहा है, वाकई दोषियों को पकड़ने की मंशा है या वजीरों को बचाने के लिए सिपाहियों के सर कलम करने की योजना चल रही है। आवाज जब मुखर हुई तो आज दोपहर तक खबर आई कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। पर सवाल अभी भी अनुत्तरित है। शाम आते आते तक खबर आई कि जो 8 लोग के खिलाफ एफआईआर हुई थी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया
और कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जब 5-10 लाख की चोरी के मसले पर कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके संदर्भ में 48 घंटे की 72 घंटे की रिमांड मांगती है। यहां करोड़ों की अफरा तफरी का मामला है राशि की दृष्टि से, और करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला है। तो अभी पुलिस इतनी उदार रही कि 8 लोग हिरासत में आए और 24 घंटे भी उन्होंने हवालात में नहीं बिताए कि जेल के लिए उनके रास्ते खुल गए। तो कुल मिलाकर सवाल बहुतेरे खड़े हो गए। हमारा आज का विषय भी यही है, राम मंदिर चढ़ावा विवाद, जांच, गिरफ्तारी और सवाल। आज जरा इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विद्वान प्रवक्ता इस समय बहस का हिस्सा लेने से बच रहे हैं, ये हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वह इस चर्चा का हिस्सा बने, अपनी मंशा को देश के सम्मुख रखें, पर शायद उन्हें स्वयं तथ्यों के संदर्भ में कहीं ना कहीं अभाव महसूस हो रहा है। कुछ लोगों की करतूत उस भारतीय जनता पार्टी या संघ जैसे स्वयंसेवी संगठन को बहुत भारी पड़ रही है, जिसने इस आंदोलन के साथ अपना भावनात्मक रिश्ता रखा हुआ था। पर ऐसे में कैप्टन इंद्रजीत जी साहस जुटाए हमारे साथ चर्चा का। इंद्रजीत जी, आपका विशेष तौर पर स्वागत है। हमारे साथ चंचल यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने तमाम आलोचनाओं से परे जाकर इस मुद्दे को प्रकाश में लाने का काम किया। अब उनको भले ही लोग समाजवादी पार्टी कहें, पर राम भक्तों की आस्था से जुड़े हुए विषय को सार्वजनिक तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है। अब तक की कार्रवाई से वह कितने संतुष्ट हैं, ये हम जानेंगे चंचल जी से। हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज धर्माचार्य हैं, खरे तौर पर अपनी बात कहते हैं। हमारे कार्यक्रम का जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, अनिवार्य हिस्सा होता है, वो भी हमारे साथ। हमारे साथ अशोक सैनी जी हैं, जिस विश्व हिंदू परिषद ने तकरीबन 4 दशक तक इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी, उस विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध हैं अशोक सैनी जी। कितना कष्टपूर्ण है यह समय परिषद के लिए, यह हम अशोक जी से जानेंगे। और खरी बात कहने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ साथ हमारे साथ इसके कानूनी पहलू पर दृष्टि देने के लिए सूर्य कुमार शुक्ला जी होंगे, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। पुलिस एफआईआर और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई कितनी पारदर्शी, कितनी साफ सुथरी वो महसूस कर रहे हैं, ये हम सूर्य कुमार जी से जानेंगे। पर अभी तो चर्चा की शुरुआत हम कैप्टन इंद्रजीत जी से करेंगे, पर उससे पहले 2 बयान देखेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे, और साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी आज इस मसले पर कुछ खुलकर बोले। उनकी संक्षिप्त टिप्पणियां सुनते हैं और फिर इंद्रजीत से बातचीत शुरू करते हैं। चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। तो कैप्टन इंद्रजीत जी, राम मंदिर जैसा नाजुक मसला, योगी आदित्यनाथ की दहाड़। हमने कहा था, खबरें आई, हमने एसआईटी बनाई, और देखो एसआईटी की रिपोर्ट आई, हमने कार्रवाई शुरू कर दी। कैप्टन इंद्रजीत सिंह नाम है आपका, सेना से संबद्ध रहे होगे कैप्टन साहब, ऐसा मैं मानता हूं। यही तरीका होता है आपका कि अगर मोर्चे पर संकट आए, गोलियां चले तो सिपाही को आगे कर दो, जनरल पीछे चला जाए। राम मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठे, प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी मिली,
घपला मिला, चोरी मिली, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ट्रस्ट की अपनी एफआईआर बता रही है। इसके बाद क्या किए, वो ड्राइवर गिरफ्तार, वो संग्राहक गिरफ्तार, वो नोट गिनने वाला गिरफ्तार। कितने आहत हो कैप्टन इंद्रजीत जी आप इस कार्रवाई से? या ये बड़े लोगों के बीच में इतना बड़ा खेल इतने निचले स्तर के लोग ही कर ले जाते हैं? आप भी इस बात पे यकीन कर रहे हैं, ये खेल निचले स्तर पर ही निपट गया। करोड़ों लोगों के द्वारा चढ़ाई गई राशि में करोड़ों लोगों का वारा न्यारा कुछ लोग निचले स्तर के ही कर ले गए। क्या कहते हैं इंद्रजीत जी? निश्चित तौर पे हिमांशु जी, आपने जो विषय लिया है वाकई में ही आज जो है ना विषय ये जरूरी था और आपने सही समय पे सही विषय लिया है। और राम मंदिर से मैं तो ये कहूंगा कि शायद ही कोई होगा, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसको राम मंदिर से में आस्था ना हो। और जो आस्था प्रभु राम में रखते हैं तो सभी इस चोरी से, इस हेरा फेरी से हाथ कहीं ना कहीं जरूर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो आप जानते हो आपके साथ काफी बार कि मैं ऐसी बातें कह जाता हूं जो पार्टी फोरम में नहीं कही जाती, मगर मैं कह देता हूं क्योंकि मैं एक थोड़ा राजनीति से हटके मैं एक डिफेंस का आर्मी पर्सन भी हूं और सत्य बोलना मेरी जो है ना पहचान है। फिर मैं वहां पार्टी आर्टी को नहीं देखता हूं कि पार्टी मुझे रखेगी, हटाएगी, क्या करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यह सत्य है कि इस खेल में ये छोटे पूरे लोग तो नहीं हो सकते। चंपत राय जो उस पार्टी इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन्हें पहले से ही इसकी रिपोर्टें मिल रही थी कि यहां चोरी हो रही है। एक महिपाल सिंह करके थे, उसमें उन्होंने इसकी रिपोर्ट बहुत पहले दी चंपत राय को, और चंपत राय ने उसको नजरअंदाज करके और उन्हीं को वहां से चलता कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसमें मुख्य 3 लोग थे, एक चंपत राय जी, एक अनिल मिश्रा और दूसरे एक गोपाल राय। ये 3 लोग वहां के मुख्य कर्ता धर्ता थे। ये ही हर जगह कहां किसको रखना है, किसको लगाना है, किसको नोट गिनती में रखना है, किसको कहां पर रखना है। और जो चंपत राय का जो ड्राइवर था टिन्नू यादव, ठीक है, लोग कहते हैं वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो विषय अलग हो जाता है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको लाया कौन था, उसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी किसने दी कि वो पुलिस की ड्यूटियां लगाता था। हमने भी वहां से पूरी जानकारी ली है कि बोकी टोकी लेके वो घूमता था और वो चाहता था कि कौन से पुलिस वाले कहां, कौन से गेट पे कहां ड्यूटी करेंगे, उसके कहने से चलता था। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसको कौन देने वाला कौन था? चंपत राय जी होंगे। तो इसमें अगर मुख्य सुई जो घूमती है तो चंपत राय पे घूमती है, क्योंकि आप वहां के मुख्य कर्ता धर्ता थे। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं पार्टी से इतर होके कह रहा हूं, ये भले ही पार्टी के शब्द नहीं है मगर ये मेरे शब्द हैं कि चंपत राय को गिरफ्तार किया जाए, गोपाल राय को गिरफ्तार किया जाए, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। तभी देश के इतने जो राम भक्त हैं, जिनके राम के अंदर जिनकी आस्था है, तभी उनको शांति मिलेगी। नहीं तो सब लोग यही कहेंगे कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया है इसमें वो लोग रखे गए थे कि जानबूझ के। अब मैं एक थोड़ा हिमांशु जी आपको वो बात कहना चाहूंगा जी कि राम के जो वंशज थे अयोध्या में, कुछ तो आपने भी सुने होंगे, ऐसे लोग थे, उन्होंने इस बात की कसम ली थी कि जब तक प्रभु राम का मंदिर नहीं बन जाएगा हम पैर में चप्पल नहीं पहनेंगे, हम सर में पगड़ी नहीं बांधेंगे। इतने त्यागी लोग जिन्होंने इतना त्याग किया, आप सोचिए कि इतना बड़ा ट्रस्ट बना और उनको दूर रखा गया, तो वो कौन लोग थे जो इन लोगों को इससे दूर रखना चाहते थे? तो विचार तो इस पे भी होना चाहिए, जांच इसकी भी होना चाहिए कि राम के वंशजों को इस ट्रस्ट से दूर क्यों रखा गया। चंपत राय ने इससे पहले इतनी बड़ी कभी जिम्मेवारी क्या उन्होंने निभाई है? अगर नहीं निभाई है तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी चंपत राय को देने वाले कौन लोग थे? क्यों उनको दी गई? क्यों उनकी मंशा पहले आपने नहीं परखी कि राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान की आस्था है, 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की आस्था है, और वहां पे चंपत राय जैसे को बैठा दिया, जिसका थोड़े ही दिन में पता चल गया कि इतनी बड़ी चोरी होती रही और चंपत राय अपने काम में तेल डाल के बैठे रहे। तो ये कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र में जरूर षड्यंत्र। कैप्टन इंद्रजीत सिंह मन से बहुत आहत है,
इसलिए पार्टी जो उन्हें सच लग रहा है वो कार्यक्रम में बोल रहे हैं। पर उन्होंने जानना चाहा कि चंपत राय को क्यों दी गई, चंपत राय क्या थे। चंपत राय का इतिहास तो बड़ा गौरवान्वित करने वाला रहा है कैप्टन दिलजीत जी। चंपत राय केमिस्ट्री के प्राध्यापक थे, पढ़े लिखे आदमी थे आशय। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ही पैदा हुए थे। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से जुड़े हुए थे। विश्व हिंदू परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के साथ उनकी संबद्धता थी। उसमें लगातार बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया। एक तेजस्वी और तपस्वी दोनों प्रकार का जीवन जिया। जहां तक ट्रस्ट की बात है तो ये एक गैर सरकारी ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया। 15 ट्रस्टीज में बनाए गए, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्ति शामिल किए गए। अयोध्या के प्रतिनिधित्व की बात है तो उसमें अनिल मिश्रा जी को लाया गया था, वो भी शिक्षक हुआ करते थे। हमारे यहां तो कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े, हमारे यहां तो कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और उसमें गुरु की महिमा को बताएगा भगवान के बराबर। तो शिक्षक दोनों थे, दोनों को लाए गए। पर जब इस पद पर आए उसके बाद उन्होंने जो काम किया है वो सवालों के घेरे में। पर हमारे साथ दूसरे आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी, चंद्रांशु महाराज जी 2 दिन पहले भी हमारे साथ थे, आहत भी थे, पर चंपत राय जी के लिए जबरदस्त समर्थन में बात कह रहे थे। चंद्रांशु जी अभी भी चंपत जी के साथ हैं या बदलती परिस्थिति में उन्हें भी लगता है कि नहीं, मामले पे जांच की जरूरत है। चंपत राय जी ने बमुश्किल आज पद छोड़ा। चंद्रांशु जी सहमत है, उन्हें ऐसे ही पद पर बने रहना चाहिए था। थोड़ा चंद्रांशु जी अब रोशनी दीजिए। आप ट्रस्ट मान रहा है कि गड़बड़ हुई, बड़ी गड़बड़ हुई, पर गड़बड़ किसने की? ड्राइवर ने की। वो कैशियर था, वो गड़बड़ कर गया। वो दरवाजा खोलने और बंद करने वाला था, वो गड़बड़ कर गया। क्या कहते हो चंद्रांशु जी? मोस्ट इनोसेंट लोग थे जो जिम्मेदार पदों पर बैठे थे। धूड़ तो बस ये निचले स्तर के लोग ही थे। जी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कहा। समर्थन चंपत राय का नहीं था। एक प्रश्न था जो मैंने उठाया था कि किसी निर्दोष को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, पर दोषी बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो चंपत राय जी हो या अन्य कोई। हम जिस राम को मानते हैं, भगवान राम की जिस परंपरा को मानते हैं, भगवान राम का ही एक वाक्य है, देश को सुनना चाहिए। हिंदाम स्वभाव यदि में प्रतिकूल वृत्ति, अगर प्रतिकूलता को लेने जाने वाला मेरा भुजा भी है, उस भुजा को भी मैं काट दूंगा। अर्थर में काटता था। हमारे लिए कोई व्यक्ति महान नहीं है, ना हम व्यक्ति वंदना करते हैं। हमारे लिए राम जी महान है, हमारे लिए राष्ट्र महान है, हमारे लिए राम भक्तों की आस्था महान है, राष्ट्र भक्ति करने वाला महान। हम उनको मानते हैं जो राष्ट्र में काम करते हैं। मैं तब भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं कि जिन लोगों ने फिर भी कहा था कि जो दोषी हैं उनके साथ जितनी कठोरतम दंड के प्रावधान हो सकता होना चाहिए, और हम दंड तक नहीं रुकना चाहते, क्योंकि यहाँ आप सबने भी देश में भी कहा FIR दर्ज क्यों नहीं होता, FIR दर्ज क्यों नहीं होता। हम इसी देश में रहते, हम तमाम अपराधियों को जानते हैं जिनके नाम पर FIR दर्ज होता है, कोर्ट में जाते हैं, 10 दिन रहते हैं, खरीद फरोख्त जाने क्या खेल चलता है, उतना दंड नहीं है राम जी के चंदा कचौरी का गमन करने वाला या लूटने वाला किसी व्यक्ति का, क्योंकि उसने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के भावना को आहत करने का काम किया है। उन्होंने विश्वासघात किया है, अगर साबित होता है, और इतना केवल उनको सजा मिल जाए, जेल चल जाए, यह पर्याप्त नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को केवल यहाँ जेल में भेजा जाए, जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है उनका समूल, उनके धन की जांच हो और बाकायदा। चंद्रांशु महाराज जी, ये तो गोल गोल घुमाना है थोड़ा, कि मैं ऐसा समर्थन नहीं करता। थोड़ा स्पष्ट बात करते हैं। SIT की जांच हुई प्रारंभिक, उसके बाद में कल ट्रस्ट ने बड़ा एहसान किया करोड़ों राम भक्तों के ऊपर कि अयोध्या की पुलिस कोतवाली में एक FIR दर्ज कराने के लिए दे दिया। बामुश्किल 20 लाइन है उस FIR में। कितनी? 20 करोड़ों रुपए की हेराफेरी के संदर्भ में 20 लाइन लिख पाया ट्रस्ट, और उस 20 लाइन में उसने कुल जमा 8 निचले स्तर के कर्मचारी जो बामुश्किल 10,000 से लेके 20-25 हजार रुपए तक के वेतन भोगी है,
उनके संदर्भ में उल्लेखित किया कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। आप कितने संतुष्ट हैं इस एफआईआर से? कितना आपका भरोसा जागा है कि बड़ी ईमानदारी से काम किया जा रहा है? कितना आप भरोसा कर पाए हैं कि वाकई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बड़ी सजा मिलेगी, असल दोषी पकड़े जाएंगे? अब पकड़ लिए 8 लोग, क्या कहते हो चंद्रशेखर महाराज? ये किसी चंद्रांशु के संतुष्ट होने का प्रमाण नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के संतुष्ट होने का प्रश्न है। और उनको जिस बात से विश्वास हो उस बात के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। वो जी योगी जी ने जिस बात को कहा है, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं और वो निसंकोच भाव से अपनी बात कह के रखते हैं। पार्टी बाद में आती है, देश पहले आता है, राम के प्रति आस्था पहले आती है। चाहे वो चंपत राय जी हो या खुल के बोल रहा हूं, चाहे गोपाल जी हो, चाहे तीनों भाई हो या अन्य जिनका नाम आ रहा, कोई व्यक्ति, हम उनके लिए भी कहते हैं कि जो जांच की एजेंसियां अगर इससे नहीं संतुष्ट है तो आप और एजेंसियां हैं और रास्ते हैं चढ़ने के लिए। नहीं चंद्रशेखर महाराज जी, आप हमारी बात का उत्तर नहीं दे रहे। हमने ये पूछा इस एफआईआर से आप कितने संतुष्ट हैं? ये एफआईआर जो दी गई आपको पर्याप्त लगती है? आपने फिर हमसे योगी आदित्यनाथ जी को कोट किया, उन्होंने कहा है दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। बहुत अच्छी बात, पर अभी किया क्या है? ये दूध का दूध पानी का पानी है या मलाई बचा ली गई है, छाछ सामने रख दी गई है? अभी यह भी सूचना है कि अभी और लोगों पर एफआईआर दर्ज होना निश्चित है। अब उनकी जांच की अपनी प्रक्रिया है। चंद्रांशु महाराज जी कह रहे हैं अभी सूचना है कि कुछ और लोगों पर एफआईआर संभव है। हम पूछ रहे हैं अभी जो हुई उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है? उस पर चंद्रांशु जी हमसे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। वो हमें योगी जी का हवाला दे रहे। योगी जी ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल देगा क्या कि मैं न्याय नहीं करूंगा, मैं दोषियों को बचाऊंगा, मैं दूध का दूध पानी का पानी नहीं करूंगा? मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या मंच से बोल देगा ये? पर बोलना अलग बात, हो क्या रहा है यह महत्वपूर्ण है महाराज जी। संत अगर इस संदर्भ में मौन रह जाएंगे तो समाज अपेक्षा किससे करेगा? इस पर विचार कीजिएगा। पर अभी मैं आता हूं अशोक सैनी जी के पास और सैनी जी से जानना चाहता हूं कितना बड़ा धक्का लगा है विश्व हिंदू परिषद को इस पूरे घटनाक्रम से। प्रकरण सामने आने के 20 दिन बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे सम्माननीय चंपत राय जी ने आज जाकर अपना इस्तीफा दिया। कोर्ट में ही स्पष्ट विरोधाभास है। क्या कहते हो अशोक जी? जिस संगठन के आप इतने कट्टर समर्थक रहे, विभिन्न पदों पर रहे, विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई, क्या आप मानते हो कुछ लोगों की करतूत ने विश्व हिंदू परिषद के करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कमाई की गई थी, प्रतिष्ठा की, उसे लांछित कर दिया? देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं माननीय चंपत राय जी के समर्थन में खड़ा हूं। और जहां तक विश्व हिंदू परिषद की बात है, देखिए माननीय चंपत राय जी का जो जीवन रहा है वो एक त्याग का जीवन रहा है और मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता कि इस प्रकरण के अंदर माननीय चंपत राय जी कहीं पर भी इसके अंदर उनका कहीं कोई लिंक रहा होगा। देखिए इसको केवल और केवल इस तरीके से देखना चाहिए कि एक गाड़ी में हम जा रहे हैं और गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा जाती है। अब स्वाभाविक रूप से उसके अंदर कुछ गणमान्य व्यक्ति भी बैठे हैं, ड्राइवर भी चला रहा है, तो गलती कहां हुई है, कैसे हुई है, ये सब निश्चित रूप से जांच का विषय है। अब बिना जांच हुए अगर किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। थोड़ी मदद करता हूं आपको सैनी जी, आपकी भावनाओं के अंधेरे में तथ्यों का उजाला बिखेरने की कोशिश करता हूं। पहले तो चंपत राय जी का ये बयान सुनिए, आप मदद मिलेगी आपको। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। जी, जब बता रहे थे कि करोड़ों की हेराफेरी हो गई तो चंपत राय जी देश को बता रहे थे कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। उल्लेखनीय नहीं है तो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि हर तरह से खबर आ रही थी। फिर दूसरी मदद करता हूं, आपने कहा चंपत राय जी गाड़ी में गणमान्य बैठे। चंपत राय जी बैठे नहीं थे अशोक जी। चंपत राय जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो ट्रस्ट बनाया गया मंदिर निर्माण और उसके बाद संचालन के लिए, उसके सम्माननीय महासचिव थे। मतलब गाड़ी चलाने वाले थे, गाड़ी में बैठे नहीं थे। महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी, पता है ना आपको, जनरल सेक्रेटरी। उनके ऊपर पूरा दायित्व था मंदिर की गतिविधियों का संचालन करने का। उसमें उन्होंने किया क्या? उन्हें दिया था मंदिर के संचालन का काम। उन्होंने पूरा संचालन सौंप दिया अपने वाहन चलाने वाले के हवाले। वो टिन्नू जिसका नाम आ रहा है ना, वो चंपत राय जी का ड्राइवर था। वो गाड़ी चलाते चलाते कब मंदिर चलाने लगा पता ही नहीं चला। पैसों का हिसाब किताब उसके पास आ गया। और आप लोग तो प्रचारक वो होता है ना जो अपने परिवार को छोड़ देता है। चंपत राय जी ने हो सकता है अपना परिवार छोड़ दिया हो, पर टिन्नू ने अपना परिवार नहीं छोड़ा। टिन्नू तो आए मंदिर में, उसके साथ साथ वो मनीष यादव को भी ले आया जो उसका रिश्तेदार था, भतीजा टिन्नू यादव का। 36 लाख रुपए मिले उसके यहां से। तो आप बताओ, आप चंपत राय जी हो सकता है इस भ्रष्टाचार में शामिल ना हो, पर क्या यह मानने से इंकार है अशोक जी कि जो दायित्व उनको सौंपा गया था वो क्षमता उनकी नहीं रही जिसके तहत यह बड़ी जिम्मेदारी उनके हिस्से में आई थी? क्या इसमें भी आपको कोई आपत्ति है? देखिए, जब एसआईटी ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की तो नैतिकता के आधार पर जो चंपत राय जी कर सकते थे, हमारे माननीय चंपत राय जी ने वो किया और उस नैतिकता के अनुरूप ही उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा ताकि जांच चल रही है, जांच के अंदर किसी भी तरीके का कोई व्यवधान ना आए। अशोक सहनी जी कैसी नैतिकता की बात कर रहे हो? एक हफ्ता पहले योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आए थे, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया चंपत राय जी हमारे कार्यक्रम से दूर रहें। तब भी चंपत राय जी की नैतिकता नहीं जागी। एसआईटी की रिपोर्ट 4 दिन पहले आ गई थी, तब भी इस्तीफा नहीं आया। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कल ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का कागज दे दिया। एफआईआर दर्ज हो गई, तब भी नैतिकता नहीं जागी। नैतिकता को जागने में बड़ी देर लगी। जैसे राम रावण के युद्ध में कुंभकर्ण को जागने में बड़ी देर लगी थी ना, ऐसा लगा जी चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी की नैतिकता को भी उतना ही समय लग गया। आज दोपहर में जागे, आज दोपहर में हम लोगों को खबर आई वो चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया है। वाकई अशोक जी? देखिए हिमांशु जी, इस बात में फर्क है। देखिए, कहीं ना कहीं अभी जांच का विषय है। और दूसरी बात आप देखेंगे, कहीं पे निगाहें और कहीं पर इशारा। आज नहीं तो कल जब ये जांच हो रही है, आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी होएगा। और जब वास्तविकता सामने आएगी तो आज ये जो लोग आहत हैं, जो करोड़ों करोड़ों लोग हमारे राम भक्त आहत हैं, उनको इस बात का विश्वास होगा कि राम मंदिर जो निर्माण के अंदर उन्होंने अपनी भागीदारी जिस भी तरीके से की, उसके अंदर बिल्कुल भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात ये एक मिनट नहीं सैनी जी, आपने तो कमाल की बात कही। भला ये ट्रस्ट ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। ट्रस्ट ने तो अपने में कहा है कि इसमें जो प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया कि गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट, चढ़ावा, धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक दुर्विनियोग सुनियोजित, आवर्ती एवं आपराधिक ढंग से किया गया। एफआईआर गलत है, कुछ गलत हुआ ही नहीं, ऐसा ना? माननीय चंपत राय जी वहां पर कैश तो नहीं गिन रहे थे। जो कर्मचारी वहां पर कैश गिन रहे थे, अगर उन्होंने उसके अंदर कुछ हेराफेरी की है तो ये जांच का विषय है। और स्वाभाविक रूप से जब जांच गठित हो गई है
और एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप देखिएगा कुछ समय के अंदर निश्चित रूप से वो बाहर आ जाएगा और देश को पता चल जाएगा। लेकिन जांच से पहले अगर किसी भी व्यक्ति को, मैं समझता हूं, आरोप लगाना या आरोपित बनाना ये अभी उचित नहीं होगा। रही बात उन कर्मचारियों की, कर्मचारियों के तो नाम दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए चंपत राय जी का कोई नाम नहीं है। इस्तीफा जो उन्होंने दिया है वो नैतिकता के आधार पर दिया है, तो दोनों बातों में अंतर है। बहुत बढ़िया सैनी जी, हमने नाम ही नहीं दिया तो हम आरोपी कैसे हो गए? ट्रस्ट शिकायत कर रहा है, वो ट्रस्ट शिकायत कर रहा है जिसके महासचिव माननीय चंपत राय जी। और सैनी जी बोल रहे देखो एफआईआर में नाम ही नहीं है, हमने दिए नहीं। आपका नजरिया है सैनी जी, पर वाकई देश देख रहा है। मुझे आना है समाजवादी प्रवक्ता चंचल यादव जी के पास, पर इंद्रजीत कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उनका संक्षिप्त में हस्तक्षेप सुनते हैं। जी इंद्रजीत जी। जी आपने म्यूट कर रखा, उसे अनम्यूट कर देंगे कृपया। हिमांशु जी, जो सैनी साहब कह रहे हैं, तो सैनी साहब को यहाँ मुखर होकर बात रखना चाहिए, किसी को बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राम मंदिर की बात है, ये देश की बात है, 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के जो सोच की बात है, उनके हृदय पे जो गुजर रहा है उसकी बात है। इसलिए चंपत राय लिए हमारे लिए मायना नहीं रखते, हमारे लिए देश मायना रखता है, हमारे लिए प्रभु राम मायना रखते हैं। प्रभु राम मायने रखते हैं। एसआईटी का गठन जिस दिन हुआ था उस दिन अगर चंपत राय जी ने पद छोड़ा होता तो मानते कि नैतिकता का तकाजा है। जब उनका ड्राइवर तक चोरी के मसले पर गिरफ्तार हो गया तो बर्खास्तगी या इस्तीफा, इसके अलावा कोई विकल्प था क्या नरेंद्र मोदी के दौर में? इस पर विचार कीजिएगा सैनी जी। और हमारे साथ में चंचल जी हैं। चंचल जी अभी तक इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट और असंतुष्ट? हमें चंद्रांशु जी महाराज जी ने बताया, अशोक सैनी जी ने बताया, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, ऐसा योगी जी ने बताया है। इसके बाद कोई बात कहां रह जाती है? ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करा दी, फिर संदेह कहां रह जाता है? 8 लोगों पर एफआईआर हुई, घंटों में 8 लोग गिरफ्तार हो गए, आज जेल भी भेज दी गए। क्या कहते हो चंचल जी? एकदम दमदार तरीके से कार्रवाई हो रही है। राम भक्तों की आस्था को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास हो रहा है। संतुष्ट हैं आप चंचल जी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे इतनी बेहतरीन विश्लेषण आपने किया है। आप जैसे पत्रकार साथियों को मेरा बिग सैल्यूट है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी तक जितनी मैंने पिछले 5-5.5 साल से मैं प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी में, मैं सच में आज भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रवक्ता को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत ईमानदारी से जो एक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है उन्होंने उसका निर्वहन करने का काम किया है। और मैं अक्सर करके मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अक्सर करके मेरा विश्वास है, मेरे परिवार में भी सेना के लोग हैं और जो लोग भी सेना के लोग हैं वो स्पष्टवादी होते हैं, वो ईमानदार होते हैं अपने काम के प्रति और अपने मतलब दिल के साथ होते हैं, जो बात सही कहते हैं। इसलिए आज कैप्टन साहब ने सच में एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए, मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब पता नहीं बीजेपी वाले इनको पता नहीं आगे आने वाले समय प्रवक्ता बनाए रखें कि न रखें, तो कितनी साफगोई से बात रखी है इन्होंने। तो मेरी शुभकामनाएं है सर, आप बने रहें, आप जैसे लोगों को बीजेपी बहुत जरूरत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, देखिए अभी मुख्यमंत्री जी का बयान जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, लोग जेल गए। अभी हमारे अशोक सैनी जी कहे कि अभी आप इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अभी अशोक सैनी जी कह रहे हैं अभी बाकी है बहुत सारी चीजें, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी अगर आप एक बात बताइए, आखिर अगर बहुत ईमानदार हैं चंपत राय जी तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या उनकी नैतिकता जब जांच स्टार्ट हुई थी तब उनको नैतिकता का ध्यान नहीं था? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो अभी चर्चा हो रही थी, हमारे धर्मगुरु भी बैठे हैं, उन्होंने एक बात कहा कि जो प्रथम दृष्टिया जो सारी चीजें हुई हैं आपके सामने, चंपत राय जी को ये भी इन्होंने कहा कि उनका जीवन बहुत साक पाक रहा है, बहुत ईमानदार रहे हैं, उनके पास किसके लिए करेंगे? अरे भाई, गब्बर सिंह के पास भी कोई परिवार नहीं था, जो हम लोग देखते हैं उसमें जो है मूवी में देखते थे, वो किसके लिए डकैती करता था? ये बहुत सारे वाजिब सवाल हैं। आपको याद होगा इसी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब नोटबंदी हुई थी, अपनी मां की 90 साल की उम्र में उनको लाइन में खड़ा कर दिया था उन्होंने।
राजनीतिक लाभ लेने के लिए। बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल है, मैं उन बात तो नहीं जाना चाहता। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इन्होंने कहा कि सैनी जी ने कहा कि चंपत राय जी गौरवान्वित करने वाला जो इनका मामला रहा। आप पूछिए कि अभी तो ये केवल चंदा चढ़ावा चोरी की बात आ रही है, जमीन घोटाले की जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, जो जमीन खुद सरकार, सैनी साहब, जो जमीन खुद गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार एक्वायर कर रही थी, उसी के बगल वाला जो अगल बगल वाला जो खसरा नंबर है, उसी खसरे में सरकार जमीन एक्वायर कर रही है, तो 4.5 लाख रुपए विश्वा जमीन एक्वायर कर रही है, और ट्रस्ट एक्वायर कर रहा है सेम समय में तो तकरीबन 10 गुना ज्यादा, लगभग 40 लाख रुपए पर विश्वास से भी ज्यादा एक्वायर कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद नहीं लगता? आप बताइए मुझे। ये ट्रस्ट का पैसा उन करोड़ों हिंदुओं का जो पूरी दुनिया में प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले मेरे आराध्य हैं। मैं 3 बार गया हूं वहां पे, 3 बार मैं आपको मैं कहना नहीं चाहता, मैंने 3 बार जाकर के, मेरी आस्था है प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं भी चंदा दिया हूं, मैंने पैसे दिए वहां पे। आप विश्वास करेंगे, आज मुझे अपने आप को खुद ठगा महसूस होता है कि मैं, बताइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहां पे पैसा चढ़ा करके आया। एक बात और सर बताएं, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि जब महाकुंभ चल रहा था, खुद मंदिर ट्रस्ट ने यह आंकड़ा दिया था कि 16 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए। तो आप बताइए सैनी साहब, आप जिनको ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटे फिर रहे हैं, हमारे आचार्य जी भी, धर्मगुरु जी, उन्होंने भी कह दिया 16 करोड़ लोग 100 रुपए अगर देंगे तो 1600 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन चंपत राय का जो बयान आया था, केवल 84 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। आप जरा कल्पना करिए, जो व्यक्ति जाता है 100, 200, 300, 400, 500, 1000, कितने पैसे डोनेट लोग करते, कितनी तिलाएं, कितने सोने चांदी हीरे जवाहरात, ना जाने क्या क्या चढ़े हैं वहां पे, लेकिन सब खा गए आप लोग। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अभी हमारे जो है कैप्टन साहब ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको खुशी नहीं हुई होगी। मैं बताऊं, ये जो लोग थे वहां पे, ये तो भाई हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रबल अनुयायी कहे जाए अगर माना जाए तो। हम सबकी आस्था है, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। अगर आप देखें, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना भव्य मंदिर बनाने का काम स्टार्ट किया है, और कभी हम लोग दिखावा नहीं करते। हमारे श्रद्धेय नेताजी ने बजरंगबली की इटावा में, सैनी साहब, कभी आप जाओगे तो जब बजरंगबली के सामने खड़े होगे तो उतनी बड़ी मूर्ति देख करके एक बार आप जरूर कहोगे श्रद्धेय नेताजी अमर रहे, आपके मन से आवाज नहीं रहेगी। आपकी भूमिका क्या है इस पर तो बात ही नहीं है चंचल जी। अभी थोड़ा विषय पर रहते हैं, और इस विषय पर एक गंभीर किस्म के तथ्य लाने के लिए हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। शुक्ला साहब, मैं एफआईआर पर थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गए उत्तर प्रदेश की अयोध्या की कोतवाली में। उम्मीद करता हूं आपकी निगाह से गुजरी होगी। बतौर पुलिस अधिकारी आप कितने संतुष्ट हैं उस एफआईआर से? इतने बड़े मसले पर तकरीबन 20 लाइनों में एफआईआर है, और उसमें यह कहा गया है कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लगता है कि ये हुआ है और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे विषय के संदर्भ में एफआईआर का हिस्सा वो एसआईटी की रिपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहला ये। और क्या इस अनियमितता के संदर्भ में पुलिस को यह अन्वेषण करना चाहिए कि वस्तुतः दोषी कौन है, या ट्रस्ट ने अपने स्तर पर तय कर दिया कि हम इनको दोषी मानते हैं, केवल इनके खिलाफ आप मामला अभी दर्ज कर लीजिए? तो थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा शुक्ला साहब, ये मेरिट्स पर ये एफआईआर कहां ठहरती है? हिमांशु जी, जहां तक एफआईआर के छोटे साइज का होने की बात है जी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अपने लंबे उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि एफआईआर ऐसा आधार होता है कि जब बाद में मुलजिम लोग कोर्ट में जाते हैं जमानत के लिए या अपनी सजा कम कराने, या तो एफआईआर ही आधार बिंदु बनती है। जितनी लंबी एफआईआर हो जाती है उसमें ये मुलजिम और उनके वकील साहबान कमियां निकालने लगते हैं, अंतर विरोध ढूंढने लगते हैं। इसलिए अच्छे जो अनुभवी पुलिस अधिकारी होते हैं वो संक्षेप में एफआईआर लिखाते हैं ताकि उसमें अंतर विरोध निकालने की संभावना कम से कम रहे। नंबर 2 बात जो आपने कही कि ये किसने तय कर दिया कि ये लोग ही मुलजिम हैं, जो एसआईटी की रिपोर्ट है ना वो गई है, और वो आप ताजुब करेंगे, वो एफआईआर जो कटी है थाने में जनरल डायरी में पहले यही लिखा जाता है कि ये फला फला आदेश से ये एसआईटी का गठन हुआ और ये रिपोर्ट आई है।
इतने पेज की है और उसके आधार पर ही ये एफआईआर लिखी जा रही है। तो एफआईआर छोटी होती है, लेकिन ये एसआईटी की रिपोर्ट, उसका पहला पर्चा जब कटेगा, केस डायरी जिसको कहते हैं, तो उसी में उसका पूरा विवरण आ जाएगा, इसलिए वो चिंता का विषय नहीं है। बस एक चूंकि ये विषय ऐसा है कि पूरे राष्ट्र की और तमाम हिंदू दुनिया भर में जो फैले हुए हैं उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत संवेदनशीलता से किया जाए। और मुझे अब तक जो रिपोर्ट में कुछ लोगों ने शंका व्यक्त की थी कि ये क्यों टाइम लग रहा है, रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन मुझे याद है कि सीआईडी की द्वारा जो जांच होती हैं या एंटी करप्शन से, विजिलेंस से जाती हैं, तो कई कई दिन लगा देते हैं गवर्नमेंट में, सचिवालय में उस सेक्शन तक जाती है, शार्ट नोट बनता है, फिर लीगल ओपिनियन ली जाती है। तो ऐसा कोई विलंब मुझे नहीं लग रहा, बल्कि जल्दी हो गई। कई बार तो महीनों लग जाते हैं वहां से जांच अप्रूव हो करके उस पर एफआईआर लिखाने में। तो ये इस मामले में तत्परता हुई है। लेकिन एक बात जो आपने उठाई या कुछ साथियों ने अपने उठाई है कि किन ट्रस्ट ने मुकदमा लिखाया या एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई, तो मैं कह सकता हूं कि ये रिपोर्ट जो आई है शासन में परीक्षण के बाद एसआईटी की रिपोर्ट पर एफआईआर लिखी गई है। ट्रस्ट ने तो केवल जांच का अनुरोध किया था और जांच के अनुरोध पर शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश कर दिया कि हाँ, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा शुक्ला साहब, आपने सारी बात कही, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है और एफआईआर की कॉपी के अंतर्गत जो है उसमें सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या, और उसमें जो निवेदक हैं इस एफआईआर के संदर्भ में वो कृष्ण मोहन हैं, जो सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, दिनांक 25/6/26। और इसमें उन्होंने अपनी शिकायत में ना तो ये लिखा है कि साथ में एसआईटी की रिपोर्ट नस्तीबद्ध है, ना ही एसआईटी रिपोर्ट का कहीं उल्लेख इस रूप में है कि एसआईटी के आधार पर यह एफआईआर है। उन्होंने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट मिली, उससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा गड़बड़ी की गई, इन लोगों की सहभागिता दिखती है, इसके संदर्भ में जांच की जाए। पर ना तो एसआईटी की रिपोर्ट साथ में है, इसमें लिखा हुआ है, और ना ही एसआईटी के आधार पर यह एफआईआर है। एफआईआर है ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन जी के आवेदन पर। जी जी, ये इस जो आपने बताया उससे यह स्पष्ट है कि जब ये एसआईटी की रिपोर्ट की बातें सार्वजनिक हुई कि जांच ऐसे ऐसे हो गई है, तो उसके बाद ट्रस्ट ने खुद अपने इनिशिएटिव लेकर एफआईआर दे दिया और उसी के आधार पर एफआईआर लिख गई है। लेकिन जो जांच का नियम, तफ्तीश कहते हैं उसको, तफ्तीश का जो नियम होता है कि अगर ये सार्वजनिक जीवन में सब जगह चर्चित है कि हाँ इसमें एसआईटी ने जांच की है और रिपोर्ट शासन को भेज दी है, तो पहला कर्तव्य होगा जांच अधिकारी, जो विवेचना अधिकारी होगा, कि वो पहले एसआईटी की रिपोर्ट प्राप्त करें, कॉपी उनसे। मैं थोड़ा शुक्ला साहब माफी चाहूंगा आपसे बीच में हस्तक्षेप के लिए। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि देखो जो एफआईआर होती है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो कोई भी जो समझदार किस्म का पुलिस अधिकारी होता है वो एफआईआर को बड़ा छोटा रखता है, कहीं अपराधी उसका लाभ ना उठा ले। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं शुक्ला साहब, ये एफआईआर ही तो बुनियाद नहीं बन गया असल लोगों के बचाव का। इस एफआईआर में एसआईटी के हवाले से यह लिखा गया है कि प्रारंभिक जांच, आख्या एवं उपलब्ध मौखिक, अभिलेखीय तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षण से प्रथम दृष्टया यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया है कि गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट चढ़ावा धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक दुर्विनियोग सुनियोजित, आवर्ती एवं आपराधिक ढंग से किया गया। तो कुल मिला के शुक्ला साहब एफआईआर तो बता रही है कि वो जो गणना करने वाले कुछ लोग थे उन्होंने गड़बड़ कर दी, बाकी किसी का कुछ नहीं है। ये एफआईआर है। क्या कहते हो शुक्ला साहब? हाँ, इसमें आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप तुलना करें कि जैसे कहीं डकैती पड़ती है या मर्डर होता है तो एक मुलजिम पकड़ा जाता है और ये लिखा जाता है कि इसके द्वारा ये घटना की गई। उसके बाद पुलिस का, जांच अधिकारी का कर्तव्य होता है कि उसका बयान ले
कि जैसे 8 लोगों के नाम आए तो इनका अलग अलग बयान लेंगे कि कितना, कि ये घटना क्या है, तुम्हारा क्या रोल है और कौन शामिल थे। तो स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड एक सिस्टम होता है और उसके अंतर्गत जो और लोग अगर उसमें लाभार्थी रहे हैं, जो नाजायज फायदा जिन्होंने लिया है इस घटना का, आर्थिक लाभ लिया है, तो वो भी उस बयान के आधार पर दोषी हो जाते हैं। ये उसको कहते हैं प्रकाश में आना, प्रकाश में आना। तो चलिए शुक्ला साहब, एक आखिरी टिप्पणी और चाहिए आपके अनुभव के आधार पर। बड़ा गंभीर मसला है, करोड़ों लोगों की, राम भक्तों की आस्था का विषय हो रखा है, करोड़ों रुपए की अफरा तफरी का मसला है, विश्वास का संकट पैदा हो गया है। तो ऐसे मसले पर 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो गई। कल शाम को रात तक खबर आई कि जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो 8 लोग गिरफ्तार भी हो गए। पर आज खबर यह आई शुक्ला साहब, तो उन्हें अदालत में पेश किया और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब हम तो यहां पे जेब कतरे के, घर में लूट के, कभी कभी छोटी मोटी डकैती के मसले भी देखते हैं। तो जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो पुलिस उन्हें रिमांड पर लेती है, कभी तो 72 घंटे की, कभी 1 हफ्ते की रिमांड मांगती है और अमूमन 48 घंटे की तो रिमांड मिल ही जाती है अदालत, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए। यहां तो मतलब घंटों में ही जेल चले गए। तो ये कितना दूध का दूध और पानी का पानी के लिहाज से है डीजी साहब, थोड़ा बताइए आप, क्या दिखता है आपको? हाँ बताऊंगा। ये जैसे ही कोई मुल्जिमान की गिरफ्तारी होती है वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं और पहला रिमांड 14 दिन यानी 15 दिन से कम, अधिकतम 15 तो सामान्य 14 दिन का रिमांड पहला मजिस्ट्रेट जो बैठा होता है वो देता है। अब अगर उसमें जो जांच अधिकारी यानी कि विवेचना अधिकारी जो होते हैं, अगर वो मांग करते हैं कि इसमें हमको पूरा केस खोलने के लिए पुलिस रिमांड की आवश्यकता है, तो फिर अभी ये कहलाता जुडिशियल रिमांड, जो जेल जाते हैं, तो पुलिस रिमांड मांग लेते हैं। तब वो 3 दिन 24 घंटे या जो भी जरूरत समझते हैं वो मजिस्ट्रेट उस पर पुलिस रिमांड के लिए आदेश कर देते हैं। तो अब ये कर्तव्य बनेगा जो जांच अधिकारी इस केस का बनेगा, अभी तो लिखाया गया, तो प्रथम दृष्टया जो थाना इंचार्ज है वहां का, थाना राम जन्मभूमि का, उसने पेश कर दिया इन लोगों को। अब जिसको ये तफ्तीश मिलेगी, या सामान्यतः ऐसा महत्वपूर्ण केस होता है तो इसमें कोई गजेटेड अफसर भी तफ्तीश में लगा दिए जाते हैं और वो टीम भी बनाई जा सकती है कि एक आदमी पर पूरा भरोसा नहीं है और काम बहुत है तो टीम बना दी जाए। तो टीम उसके बाद फिर वो जाएंगे और पुलिस मजिस्ट्रेट के पास लिखेंगे, क्या जल्दी है, आराम से टीम बन जाएगी, टीम बन के तब रिमांड मांग लेंगे। बाकी आप शुक्ला साहब, आपका तजुर्बा बोल रहा है ना कि ऐसे नाजुक मसले पर आज पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई, एक सामान्य सी बात है, इसे हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शुक्ला साहब जी, आप इसी अभिमत के साथ है ना? नहीं, मेरा विचार तो, मुझे तो लग रहा है कि एसआईटी ने ऑलरेडी इन लोगों को काफी, जिसे ग्रिलिंग कहते हैं पुलिस भाषा में, काफी इनसे पूछताछ कर रखी होगी और उसके आधार पर इनके बयान नोट कर रखे होंगे और जैसे ही शासन को भेज दिया गया और वहां से ये अनुमोदन मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे अभी मालूम नहीं, लेकिन ये जो केस लिखाया गया उसी आधार पर, उसके आधार पर सूर्य कुमार शुक्ला साहब को लगता है कि एसआईटी पहले ही कर चुकी होगी और उनके द्वारा दर्ज बयानों की अदालत में हैसियत क्या रहेगी, ये जब केस चलेगा तब जानेंगे। हाल फिलहाल शुक्ला साहब संतुष्ट हैं, ठीक प्रक्रिया से काम हुआ। पर प्रेम कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें लगता है सब कुछ ठीक तरीके से हुआ है? प्रेम कुमार जी, शुक्ला साहब की दलीलों से आप इत्तेफाक रखते हैं? अशोक सैनी जी के भावनात्मक उद्गार से आप सहमत हैं? किस नजरिए के साथ हैं? हिमांशु जी, एक बात तो है, जो कुछ हुआ है उसको चोरी कहें कि क्या कहें, ये भी एक बात है। नजर छिपाकर जो किया जाता है उसको तो चोरी कहते हैं, लेकिन हमारे साथ तो आचार्य जी भी हैं, वो बताएंगे कि कैमरे के सामने जो कुछ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो चोरी है या सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। तो एक कर्मचारी कैमरे के सामने तो सब कुछ चोरी नहीं कर सकता ना, वो तो कैमरे की निगरानी करने वाला या
उससे भी बड़ा अधिकारी, पदाधिकारी, उसके बगैर कैसे चोरी हो सकती? ये चोरी नहीं, खुल्लम खुल्ला डकैती, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। डकैती भी कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में होता है, चोरी भी अलग नहीं। तो इसमें देखिए, चंपत राय जी को बड़े आराम से बचा लिया गया है। बचा इसलिए लिया गया है कि उनका न FIR में नाम दर्ज है और इस्तीफा भी करा दिया। तो अब सवाल ही नहीं पूछेंगे भाई, उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। नैतिकता तो पहले दिन से उन्होंने दिखला दी थी कि कोई चोरी ही नहीं हुई, और आप कह रहे हैं चोरी हुई। विश्व हिंदू परिषद भी मान गया कि चोरी हुई, सरकार भी मान गई कि चोरी हुई, और केस भी दर्ज हो गया, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। आपने बहुत सही पूछा था कि 8 ही लोगों ने ये करोड़ों की चोरी कर ली क्या? अरे छोटा सा कर्मचारी 1000-2000 कुछ कर दे, लड्डू चोरी कर ले तो मार थप्पड़ से उसका मुंह लाल कर दिया जाता है। ये हजारों की चोरी कर ले तो उसके साथ क्या होगा? यहाँ करोड़ों की चोरी हो रही है, बड़े आराम से देखा जा रहा है। विश्वास नहीं होता हिमांशु जी कि यह सामान्य चोरी की घटना है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थेफ्ट है, वो भी कैमरे के सामने। और जिम्मेदारी तो उनको लेनी चाहिए जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया, एक ट्रस्ट के रहते हुए, जिसमें शंकराचार्य भी थे, महंत भी थे, धर्माचार्य भी थे। भाई एक तीर्थ ट्रस्ट था, दूसरा क्यों बनाया? और जिसको बनाया उन्होंने क्या खुराफात किया देश के सामने। और प्रेम कुमार जी, आपको नहीं लगता कि जो ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट के कुछ लोगों का ये किया धरा ही अब भारी पड़ रहा है, और उन्हें बचाने के मजबूरी में तंत्र खड़ा हुआ है? क्योंकि अगर उन्हें बचाए नहीं तो जिन्होंने बनाया है वो सवालों के घेरे में रहेंगे, मजबूरी हो गए, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, या कोई अन्य हो। क्या कहते हैं प्रेम जी? निश्चित रूप से, क्योंकि जब चंपत राय जी इस्तीफा दे रहे हैं तो चंपत राय जी को नियुक्त किसने किया, वहां तक तो बात जाएगी। क्या उसकी कोई नैतिकता वहां नहीं है जिन्होंने चंपत राय जी को वहां नियुक्त किया? चंपत राय जी ने किन्हीं टिन्नू यादव के कारण नैतिकता समझ ली, तो चंपत राय जी के कारण कौन नैतिकता समझेगा? यह भी बड़ा सवाल है। तो सवाल बढ़े नहीं, वो दब जाए, इसके लिए इसकी लीपापोती हो रही है। अब बहुत सही सवाल आपने पूछा भी था। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी पता नहीं क्यों खुलकर बोल नहीं पा रहे कि भाई रिमांड तक पुलिस नहीं ले रही है। भाई रिमांड भी नहीं ले रही पुलिस, और कैसे होगा? भाई कहीं चंपत राय जी का नाम न ले ले, कहीं किसी और का नाम न ले ले। और SIT क्यों? आप देखिए, ये जो श्री राम तीर्थ ट्रस्ट है, ये जब केंद्र सरकार की ओर से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के मातहत एक अयोध्या का मसला है क्या? ये प्रशासनिक मसला है, ये देश का मसला है। कुल मिलाकर हम बातचीत के निर्णय पर पहुंचे। प्रेम कुमार जी ने भी उन बातों को एंडोर्स किया जो हम कार्यक्रम की शुरुआत से कह रहे हैं कि ये मसला करोड़ों राम भक्तों की आस्था को सहेजने का है, और इस विषय को कुछ लोगों के खिलाफ नहीं, ये भावनात्मक भाषण से निपट जाने वाला विषय नहीं कि कुछ लोग अयोध्या को बदनाम ना करें, राम मंदिर को बदनाम ना करें। जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो अपनी कार्रवाई के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि गलती कहीं भी हो सकती है, पर अगर गलती ध्यान में आएगी तो उनको हम बख्शेंगे नहीं। फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी, उन्हें इस मामले में इस बात की चिंता किए बगैर कि हमारे अपने लोग कुछ गलत करके पूरे संगठन को सवालों के घेरे में ला दिए हैं, उन्हें सत्य के साथ ही खड़ा होना चाहिए। मंच से दूध का दूध और पानी का पानी कहना आसान है, व्यवहार में उसे कर दिखाना बड़ा मुश्किल है। इस मसले पर अभी तक जो कार्रवाई है वो मन को संतुष्टि नहीं दे रही। संतुष्टि इसलिए नहीं दे रही कि दोष वजीरों तक जाता दिख रहा है और पकड़े केवल प्यादे जा रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी हो और योगी आदित्यनाथ हो, और क्यों ना छोड़ दें हम अमित शाह, तो ऐसे में तो सख्त कार्रवाई की अपेक्षा है ना, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की अपेक्षा है। अगर SIT की कोई जांच रिपोर्ट आई है तो उसके पन्ने अखबारों में दिखने चाहिए, चैनलों पर दिखने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि SIT ने पाया क्या। SIT ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के निष्कर्ष को 20 लाइनों में FIR में समेट दिया।
जटिल शब्दावली के साथ में, तो फिर भरोसा कहां से जागे? इस भरोसे को स्थापित करने की कोशिश नए सिरे से होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि राम जी वो सामर्थ्य और वो समझ जिम्मेदार लोगों को देंगे जो राम जी के साथ हुए इस खिलवाड़ के संदर्भ में असल दोषियों तक शासन को, पुलिस को पहुंचाने का काम करें। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा